दोस्तों नमस्कार। आज हम रकार पर बात करेंगे। रकार जैसा कि शब्द से समझ रहे हैं कि र से संबंधित संप्रत्यय। साथियों, भाषा में दो बातें होती हैं। एक हम भाषा बोलते हैं और दूसरी हम भाषा लिखते हैं। तो लिखने के लिए हमें लिपि का सहारा लेना पड़ता है। लिपि की अपनी अपनी विशेषता होती है। फारसी लिपि की अपनी विशेषता है, देवनागरी की अपनी है, रोमन लिपि की अपनी है। तो चूंकि हम अपनी भाषा हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो हमें इसकी विशिष्टता के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में जानना जरूरी है। हिंदी में र के लिपिगत विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ कुछ रूपों पर बात करेंगे। प्रश्न, राम, श्रृंगार, ऋतु, रूप, कीर्ति, कर्म, श्राव, रूस। आप इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिए। इसमें र ध्वनि भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। कहीं पर भी र आधा है, कहीं र पूरा है, और कहीं आपको नजर आएगा कि र जैसी ध्वनि तो है, परंतु वहां र न तो आधा है और न पूरा है। बच्चों या साथियों, क्योंकि ये वीडियो मेरे विद्यार्थी भी देखेंगे और मेरे विद्वान साथी भी देखेंगे, इसलिए दोनों के साथ मेरा संवाद है। हम जो 11 स्वर के बारे में बात करते हैं, उसमें एक स्वर है री। री जो स्वर है वो है जिसका उच्चारण मूर्धन्य होता है। संस्कृत में इसका उच्चारण री ऐसा होता है, और धीरे धीरे सरलता के लिहाज से इसका उच्चारण थोड़ा बहुत री की तरह हो गया है। अब कुछ विद्वान तो इसे स्वर मानते ही नहीं है कि ये स्वर नहीं है, इसका उच्चारण तो ऐसा है, इसलिए इसकी गणना स्वर में की जानी उपयुक्त नहीं है, और ऐसे विद्वान स्वरों की गिनती करते समय 10 स्वर ही बताते हैं। परंतु चूंकि हम संस्कृत परंपरा को मानते हैं और हमारी हिंदी में जो संधि है, समास है, जो ध्वनियों का क्रम है, वो सब
संस्कृत के अनुसार बना हुआ है। इसलिए अगर हम इसे स्वर नहीं मानेंगे तो हमारा संधि का जो क्रम है वो सारा भंग हो जाएगा। अब महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे और ये स्वर नहीं होगा तो हम उसे स्वर संधि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उच्चारण का जहां तक प्रश्न है वहां ये इसका मूल उच्चारण नहीं रह गया है, परंतु हम प्रयोग के लिहाज से, व्याकरण के लिहाज से हमें इसे स्वर के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसे स्वर के रूप में स्वीकार करते हैं तब हमारा कुछ भ्रम दूर हो जाता है। अब जहां पर भी आप ऐसी आकृति देखेंगे वहां पर ये स्वर है, जैसे यहां, यहां और यहां, ये तीनों जगह री स्वर है। वहां र वर्ण से या र व्यंजन से कोई इसका व्याकरणिक संबंध नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि यहां जो री है वो अलग रूप में है, यहां री अलग रूप में है, यहां थोड़ी सी भिन्न रूप में है। तो पहले हम इन तीनों रूपों पर बात करते हैं। आप हो सकता है इन शब्दों को एक बार अलग रख लीजिए, पहले हम इन तीनों रूपों पर बात करते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जब आप पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लिपि चिन्हों का रूप भिन्न भिन्न नजर आता है। जैसे आप अणय पढ़ेंगे तो आपको ऐसे अणय देखने को मिलेगा, और जब आप अ पढ़ेंगे तो आपको ऐसा रूप मिलेगा। आप जब श पढ़ेंगे, श्र पढ़ेंगे तो आपको एक तो ऐसा रूप मिलता है और एक ऐसा रूप मिलता है। ये दोनों एक ही है। प्राचीन रूप में ये प्रयोग मिलता था, ये प्राचीन में श था, ये और ये एक ही बात है। गौर करना, ये प्राचीन रूप है और ये आधुनिक रूप है। ये पुनः बता रहा हूं, ये आपको पुरानी किताबों में श ऐसे मिलेगा और आधुनिक किताबों में श ऐसे मिलेगा। अब ये हुआ क्यों है, इसका तो लंबा इतिहास है, परंतु हमारा जो यह सवाल है कि ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। कुछ जो परिवर्तन होते हैं वो, जैसे अब इसकी जगह तो ये प्रयोग हो गया, परंतु इसकी जगह ये ना चल करके ये चलने लगा, तो ये रहा। अगर इसको हम अलग अलग करते हैं तो ये तो है श के साथ र, इसको भी अलग करते हैं तो सेम ही है, केवल लिखने का फर्क है। अब जहां तक बात इसकी है, इसके साथ ये स व्यंजन है और री इसके साथ स्वर है, तो ये बना ऐसा। कोष्टक में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों एक ही बात है। तो बच्चों, साथियों, एक बार हम बोर्ड पर केवल री स्वर पर ही बात करने के लिए कुछ और उदाहरण लिखते हैं, और मैं बाकी उदाहरण
श्याम पट से साफ कर देता हूँ, माफ कीजिए, ये श्वेत पट है। तो हम बात कर रहे थे श के साथ र या री के री स्वर के साथ जुड़ने की। अब देखिए, इसके साथ जब ये री स्वर जुड़ता है या री की मात्रा जुड़ती है तो ये बनता है ऐसा। परंतु परंपरा में हमें श ऐसे मिला हुआ है, इसलिए हम उसको इस रूप में लिखते हैं। ये अब मानक है, बात दोनों एक ही है, ये मानक है। वैसे ही श के साथ जब र व्यंजन जुड़ता है तो ये ऐसे बनता है और ये ऐसे बनता है, ये दोनों, ये भी मानक है। तो इसलिए श्रृंगार शब्द लिखना होगा तब आपको ऐसा ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ श के साथ री स्वर है और उसके बाद में अनुस्वार है। कई किताबों में आपको या कुछ ऐसे भी वो माफ कीजिएगा, इस श्रृंगार को ऐसे भी लिखा मिलेगा, ऐसे, कई ऐसे। तो ये सारे रूप ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें कृति में और ऋतु में। इसमें सामान्य सी बात है, यहाँ जो री है वो स्वर रूप में है और यहाँ है जो री वो मात्रा रूप में है। इसको हम अलग करते हैं तो क के साथ ये भी स्वर है। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जैसे ये आकृति आती है तो ये मात्रा रूप में है और ये जब आकृति है तो ये स्वर रूप में है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि हमारी जो लिपि है वो अक्षरिक लिपि है। दो प्रकार की लिपियों की चर्चा होती है, एक वर्णिक लिपि और एक अक्षरिक लिपि। वर्णिक लिपि है, रोमन जो लिपि है वो वर्णिक लिपि है, जिसमें वर्ण का अपना उच्चारण होता है और शब्द में आता है तो उसका उच्चारण भिन्न हो जाता है। परंतु हमारे यहाँ की लिपि जो है वो अक्षरिक लिपि है। यहाँ वही वर्ण का उच्चारण होता है और वही उच्चारण उसका तब रहता है जब वह शब्द में आता है। जैसे मान लो यहाँ आपको पुट लिखना है तो ये पुट का पी होगा, ये यू होगा, ये टी होगा, ये ऐसे पुट लिखा जाता है। जबकि हमारे यहाँ जब पुट लिखा जाएगा तो ये पू का उच्चारण भी पू है और ट का उच्चारण भी ट है। जब ये बाहर आएगा तब भी वही रहेगा और अंदर आएगा भी, शब्द के अंदर आएगा तब भी वही रहेगा। जबकि यहाँ इसका उच्चारण बाहर आते अलग हो जाता है, बाहर आते इसका उच्चारण अलग हो जाता है और यहाँ आते इसका उच्चारण अलग हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो लिपि है उसमें जो स्वर है वो व्यंजन के साथ लगे हुए होते हैं और उसका रूप बदल जाता है। जैसे ये क के साथ आ है तो इसका रूप बन गया ये, और क के साथ ऊ है तो इसका रूप बन गया ये। तो ऐसे ऐसे जितने हमारे स्वर हैं उतने ही हमारी मात्राएं हैं।
तो मात्रा का दो रूप होते हैं। एक मात्रा उसको कहते हैं जो क्वांटिटी होती है, वो अर्थ में भी हमारे तब होता है जब हम कम समय लेते हैं उच्चारण में तो एक मात्रा होती है, तो ज़्यादा समय उच्चारण लेते हैं दो मात्रा होती है, और उससे ज़्यादा समय लेते हैं तो प्लुत मात्रा होती है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं लघु, गुरु और प्लुत मात्रा। दूसरा यहाँ मात्रा का जो अर्थ है वो मात्रा का अर्थ है, मात्रा अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। मात्रा उसे कहते हैं स्वर का वह बदला हुआ स्वरूप जो व्यंजनों के साथ जुड़ता है और उन्हें उच्चारण योग्य बनाता है। अब जितने स्वर होंगे उतनी ही मात्राएं होगी। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऐसे 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 मात्राएं इधर लिख के बता रहा हूँ। ये ऐसी ऐसी जितनी स्वर होते हैं उतनी ही मात्राएं होती हैं। तो अब जब ये री ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो ये स्वर है। अब जब ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो ये मात्रा है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं र के उन रूपों की जो व्यंजन के रूप में प्रकट होते हैं। व्यंजन के रूप में पहले हमने कुछ उदाहरण लिखे थे, जैसे ये प्रश्न, ये धर्म, ये राष्ट्र। पहले यहीं से बात शुरू करते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ प है और उसके नीचे ये र है। अब इसका जो उच्चारण है वो इसके बाद हो रहा है। प, र, ऐसे। तो अब इसमें पूरा क्या हुआ? प हुआ या र हुआ? आप देख रहे हैं स्वर किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्वर किसके बाद लगा हुआ है? र के बाद लगा हुआ है। इसका मतलब पूरा र है। ये भी एक दिलचस्प प्रश्न है कि ये पूरा आधा क्या होता है। हम बात पढ़ाते समय, बोलते समय विद्यार्थियों के सामने बोल देते हैं कि ये पूरा है, ये आधा है। विद्यार्थी भी मान लेते हैं ये पूरा है, ये आधा है। जबकि पूरा आधा का संप्रत्यय हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम पूरा बोलते हैं इसका मतलब वह ध्वनि, लघुतम ध्वनि जो उच्चारण योग्य है। कौन सी ध्वनि? लघुतम ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि जो उच्चारण योग्य है। इसका मतलब वह वर्ण पूरा है। जैसे मैंने लिखा को, अभी ये उच्चारण योग्य नहीं है क्योंकि को बोलते अ बोला जाता है, तो ये पूरा नहीं है। अभी जैसे ये इसका उच्चारण किया जा सकता है, इसके साथ ओ आ गया, इसका मतलब ये ध्वनि पूरा है। मतलब यहाँ को पूरा है, आधा नहीं है। यहाँ को आधा है, पूरा नहीं है। कहने का मतलब जिसके साथ स्वर जुड़ गया अर्थात मात्रा लग गई वो पूरा, और नहीं जुड़ा वो या हलंत लगा है वो आधा है। हलंत का भी हम जिक्र करते हैं तो ये सोच लेते हैं कि हलंत क्या है, ये जो लगा वो हलंत है। साथियों हलंत ये नहीं है, ये चिन्ह जरूर है, हल चिन्ह है ये। हलंत का मतलब क्या होता है कि जो माहेश्वर सूत्र है संस्कृत में, उसमें ये सूत्र जब शुरुआत होता है ऐ ऊण री दीर्घ ऐसे, तो उसमें अ से लेकर के च वर्ण होता है। ये वर्ण है, उसके बीच में सारे स्वर आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अच। और जो ह से लेकर के ल के बीच में आता है उसको बोलते हैं हल।
तो हल का मतलब होता है सारे स्वर यानी सारे व्यंजन, और अच का मतलब होता है सारे स्वर। इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। तो जिनके पीछे या जिनके बाद में स्वर होता है वो है अच धन अंत अर्थात अजंत, और जिनके अंत में हल चिन्ह होता है वो हल धन अंत अर्थात हलंत। तो हलंत उसे कहेंगे जो व्यंजन होंगे या जिनके अंत में स्वर नहीं होगा, इसे आधा कहते हैं। और जिनके अंत में स्वर होता है, मात्रा होती है, उसे कहेंगे हम अजंत अर्थात पूरा। तो ये उस रकार का एक आनुषंगिक भाग था, इसलिए इस पर थोड़ी सी मैंने चर्चा की है। हम वापस वहीं आते हैं उन्हीं। तो यहां पर जो प्र में र है वो पूरा है, और प के साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ इसलिए प आधा है। वैसे ही धर्म में ये ऐसा है, तो यहां र आधा है क्योंकि र के साथ र के बाद व्यंजन आ गया, स्वर नहीं है, इसलिए र आधा है। यहां ट के बाद में र आ गया और उसके बाद में अ है, इसलिए यहां पर भी र पूरा है। तो अब इन तीन उदाहरणों से हम ये बात समझ सकते हैं कि जब ये र नीचे लगा हुआ है तो स्वर के साथ आता है, और जब र ऊपर लगा हुआ है तो ये व्यंजन के साथ आता है। अर्थात यहां र पूरा नहीं है और यहां र पूरा है और यहां भी र पूरा है। और उदाहरणों से भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कर्म, क्रम या श्राव, जहां भी आएगा यहाँ र के साथ आ होगा, यहाँ र के साथ अ है, यहाँ फिर वापस र हर्स्व है अर्थात र के साथ स्वर नहीं जुड़ा। तो इन कई उदाहरणों से आप खुद कॉपी में उदाहरण लिख सकते हैं, किताब में उदाहरणों की खोज कर सकते हैं, सब जगह आपको ये स्थितियां मिलेगी। तो उनसे बात एक स्पष्ट होती है कि जहां भी र ऊपर आ रहा है वहां वो आधा है, और जहां र नीचे आ रहा है वहां र पूरा है। तो एक हम याद रखने के लिए या कभी भ्रम की स्थिति होती है तो उससे निजात पाने के लिए एक दोहा याद कर सकते हैं कि कर्म धर्म र आधा है, रेप वन चढ़ जाता है। कर्म धर्म र आधा है, रेप वन चढ़ जाता है, प्रकार प्रभु र पूरा है। प्रकार में प्रभु में प्रकार प्रभु र पूरा है, चरणों में गिर जाता है। यहां ये गौर करने की बात है कि जो विनम्र होता है वह सदैव प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। बिहारी का दोहा है
कि नल अरु नल नीर की गति एक कर जोई, जे तो नीचो हुए चले और ते तो ऊंचो होए। जितना विनम्र होता है, जितना शालीन होता है, वह व्यक्ति उतनी ही प्रगति करता है। तो यहाँ पर भी वही है कि जो निम्न स्थान पर रहता है वो वास्तविक रूप से पूरा है, वो आधा नहीं है। अज्जर गगरी छलकर जाए वाली स्थिति नहीं है। अब हम बात करेंगे र के कुछ और रूपों की। अभी हमने र के आधे और पूरे की बात की है। वहां कुछ जो र मात्रा के रूप में आता है वहां कुछ भ्रम होता है। जैसे र के साथ अगर उ की मात्रा है तो होना तो ऐसा चाहिए, और र इसके साथ जब उ की मात्रा है तो होना तो ऐसा चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, इसका कारण है कि ये जो आकृति है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और यहाँ एक जगह मिल रही थी लिपिकारों को। तो लिपि का जब विकास हुआ तो उन्होंने इसको इस रूप में रखा और इसको इस रूप में रखा, परंतु हम अज्ञानतावश इसके स्थान पर इसका प्रयोग कर लेते हैं और इसके स्थान पर इसका प्रयोग कर लेते हैं। उदाहरण देखिए, जब अपने को रुपया लिखना है तो रुपया ऐसे लिखेंगे, जब अपने को रूप लिखना है तो रूप ऐसे लिखेंगे। जब रशिया की बात करते हैं उसका हम हिंदी रूपांतरण करते हैं, रूस लिखते हैं, तो रूस ऐसे लिखेंगे। तो जहां पर भी अगर हम उच्चारण दीर्घ कर रहे हैं तब रू ये आएगा, और जब उच्चारण हम ह्रस्व कर रहे हैं तो रू ये आएगा। तो इनका भी हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, और हमारे विद्यार्थियों को, हमारे साथियों को ये छोटी सी जानकारी भी देनी चाहिए कि ये इस रूप में प्रयुक्त होता है। इनको आपस में एक दूसरे के जगह प्रयोग करने से भ्रांति होती है। तो इसमें कोई ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं थी, एक ही छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की है। अब साथियों, हम बात करते हैं एक जो बहुत उच्चारण का भ्रम हो रहा है, वो ये है, किसी भी आप विज्ञान के शिक्षक से, विज्ञान के विद्यार्थी से पूछ लिए, ये उनमें ये शब्द बहुत प्रयोग होता है, अंतः स्रावी ग्रंथियां। वो इसको ऐसा ही लिखेगा, अंतः स्रावी ग्रंथियां। या आप पूछोगे इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, तो ये वो उसको स्रोत लिखेगा। अब ये विद्यार्थी का दोष नहीं है, ये हमारे जैसे शिक्षकों का दोष है, क्योंकि हमने विद्यार्थी तक सही सही बात पहुंचाई नहीं। ये हम जानकारी हासिल करना या ज्ञान हासिल करने का एक जो सुगम तरीका माना जाता है वो अनुकरण है। जैसा शिक्षक बोलेगा वैसा ही विद्यार्थी सीखेगा, जैसा शिक्षक लिखेगा वैसा ही विद्यार्थी लिखेगा। तो ये मूलतः ये स्रोत है, श्रावी है, ये सहस्त्र है। इसको भी आप जब बड़े बड़े पंडितों से सुनोगे तो आपको यो ऐसे उच्चारण करते हुए मिलेंगे। सहस्त्र को सहस्त्र बोलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम होता है, इसको विष्णु सहस्त्र नाम बोलेंगे। ये होता क्यों है, आपको
मैं थोड़ी सी एक जानकारी दे दूं। वो जानकारी क्या दे दूं, एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक शर्मा जी थे और उन्होंने बचपन में किशोरावस्था में शास्त्रों का अध्ययन कर रखा था और कर्मकांड से भी वाकिफ थे, परंतु सरकारी नौकरी लगने के बाद उनका कर्मकांड से अभ्यास छूट गया था। तो उनके धर्मपत्नी ने कहा कि हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की पूजा कर लेते हैं और पंडित जी को बुला लेते हैं। तो वहाँ बड़ा शहर था, पंडित जी मिलना मुश्किल था। तो उन्होंने कहा पंडित जी से क्यों ज़्यादा पैसे देंगे, यहाँ बड़ा शहर है, मैं सब जानता ही हूँ, मैं पूजा कर दूंगा। तो धर्मपत्नी ने कहा ठीक है, खर्चा नहीं लगेगा। पूजा शुरू हो गई, कथा हो गई। अब हवन शुरू होने वाला था। तो हवन में ये जलम समर्पयामि, आसमनम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, ये समर्पयामि होते होते एक जगह आया, किताब में लिखा हुआ, किताब उनकी पास थी जो दादाजी के हाथ की थी, कुछ कुछ पन्ने दिमाग चाट चुके थे। एक जगह ऐसा लिखा हुआ आया, ये ध्यान से देखना, श्वेत पट पर ऐसा लिखा हुआ आया, सूत्रम समर्पयामि मूत्रम समर्पयामि। अब जो शर्मा जी थे उनकी स्थिति तो नाजुक हुई, पत्नी के सामने अपनी गलती का एहसास कैसे करें। अब ये कुछ 5-10 सेकंड 1 मिनट चुप रहे और फिर बोले, लिखा हुआ तो मूत्रम समर्पयामि, हो सकता है गौमूत्र होगा। तो उन्होंने पत्नी को बोला कि गौमूत्र कर लियो। तो पत्नी बोली कि इस समय तो मैं 7 दिन पहले ही वर्मा जी के यहाँ गई थी, वहाँ ये जो हवन हो रहा था तो पंडित जी ने कच्चा सूत मंगवाया था। हाँ हाँ हाँ, सूत्रम समर्पयामि। अब हुआ क्या था कि उस किताब में ऐसा लिखा हुआ था। अब वो दिमाग जो है उसने इसको चाट खाया, तो ये क्या बन गया, मूत्रम समर्पयामि। अगर यही बात आगे चलती तो ये सूत्र की जगह मूत्रम हो जाता। वैसा ही क्या हुआ, जब ये कभी पहली बार किसी अनुकरण करने वाले को या नकल करने वाले बाबू को ये किताब दी गई थी, तभी ये ऐसा था, मान लो ये स्रोत ऐसा लिखा हुआ दिया होगा। अब यहाँ लिखते समय कोई गैप रह गया होगा। अब गैप रहते ही क्या हो जाता है, ये स्रोत। अब धीरे धीरे वो वही किताब उनके आगे पीढ़ी ने पढ़ी तो वो स्रोत भूल गई और स्रोत शुरू हो गया, क्योंकि संस्कृत में हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसे बोला जाता है। तो ये स्रोत का स्रोत हो गया। तो ये जैसे सूत्रम का मूत्रम हो गया इस कथा में, वैसे ही ये स्रोत का स्रोत हुआ है। फिर ये एक जगह नहीं हुआ, जहां जहां पर भी ये और ये मिले वहां ऐसे होना चाहिए था, परंतु वो ऐसे और ऐसे और ऐसे हो गया। तो ये कथा है स्रोत की और स्त्रोत की। ये एक जगह नहीं है, जहां जहां भी आपको स अर्स्व और त्रय मिले वहां आपको श्रय करना है। स्रोत, श्रावी, सहस्त्र, और भी कई उदाहरण जो मैं नहीं बोल पाया हूं यहाँ, मेरी स्मृति में भी नहीं है। उन उदाहरणों में भी इसी प्रकार का आपको ध्यान रखना है।
अब आपका एक सवाल हो सकता है कि ये जो ट वर्ग है उसमें जो रकार है ये ऐसे आया है, जबकि प में ऐसे था, श में ऐसे था, या ड में ड्रम लिखते हैं मान लो तो ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर भी आपका भ्रम दूर करने का प्रयास करूंगा मैं। हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि जो देवनागरी है उसमें सब में शिरोरेखा लगती है। आपको सब एक रेखा मिलेगी, जैसे क लिखेंगे ये रेखा मिलेगी, ख में मिलेगी, ग में मिलेगी, प में मिलेगी, सब में मिलेगी। परंतु आपको जो ट वर्ग है उसमें ऐसा र लिखने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। और अगर आप जगह बनाए तो आप ट के साथ मान लो ये ट है, अगर आपको ऐसे लिखोगे तो हो सकता है ये ड की तरह हो जाए, या फिर इसकी थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये ड बन जाए। तो इस भ्रम को मिटाने के लिए यहां पर जैसे ट है इसके साथ र जोड़ने के लिए ये ऐसे तिकोना बनाएंगे। और इसका कोई अलग से कोई अर्थ भिन्नता नहीं है, कोई उच्चारण भिन्नता नहीं है, केवल इसमें उनको एक रेखा नहीं मिली, कोई उसके साथ जोड़ने के लिए कोई आधार नहीं मिला। तो आधार नहीं मिला तो इसलिए खुद का आधार बनाया, ऐसे करके ऐसे। तो आधार खुद का तय करने के लिए इस ट में और ड में ये र के रूप की भिन्नता है। तो और सब जगह मिलेंगे, आपको ह भी मिलेगा, जैसे ह है इसमें आपको दिखता नहीं है, परंतु ये जो एक स्थान मिल गया इसलिए ह्रास देखते हैं, तब ये और र के साथ आ का स्वर है, फिर ये स है। तो केवल जो ट वर्ग है उसमें हमें एक आधार नहीं मिलता र को जोड़ने के लिए, इसलिए ये तिकोना हम रकार का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, हमने कुछ प्रयास किया है कि जो र है, ये जो रकार है, इसके विभिन्न रूपों को कैसे समझा जाए और उनका उच्चारण क्या होगा और उनका लेखन क्या होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने कुछ हद तक इसको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी इस ऑनलाइन सिस्टम पर ये मेरा पहली बार काम करने का अनुभव है, तो उसमें कुछ न्यूनताएं रही होगी। आपके सुझाव और आपके सवाल आमंत्रित है, और जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो कुछ और बातें भी आपके दिमाग में बुलबुलाएंगी। वो सारी बातें आप मेरे साथ साझा करेंगे तो मैं और ज़्यादा स्पष्ट कर पाऊँगा। मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ और अच्छे से जुड़ पाऊँ, और जो कुछ इस वीडियो में कमी रह गई है आगामी वीडियो में उसको दुरुस्त कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।